नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज मैं आपसे बहुत ही स्पेशल टॉपिक को लेकर बात करना चाहता हूं और बहुत ही शानदार हमारा आज का टॉपिक और क्लास रहेगा। आज हम बात करेंगे कुछ चैप्टर्स की समरी, जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से हम कैसे एक बार शॉर्ट टाइम में एग्ज़ाम के 2 दिन 3 दिन पहले हम किस तरह से एक बार पूरी किताब का रिवीजन करें, कौन कौन से टॉपिक है जिनको हमें बहुत ध्यान से देखना है, इन सब पॉइंट्स को लेकर और कैसे एक बार पूरी किताब का शॉर्ट टाइम में हम रिवीजन कर सकें, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज का वीडियो केवल समरी के लिए बनाऊंगा। पूरे चैप्टर की समरी किस तरह के सवाल आते हैं और किन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बना रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स अभी 18 जून को बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी यूजफुल है, उनको भी देखना है, और आपके लिए भी यूजफुल है कि इस चैप्टर से आपको पता लगेगा कि कौन से इस लेसन में जो हम आज के वीडियो पढ़ेंगे इसमें कौन से चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस या डाउट्स पूछे जाते हैं। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं फर्स्ट चैप्टर लेता हूँ। अपना फर्स्ट चैप्टर जो फंक्शन है, जो हमारे पास संयुक्त फलन नाम से, कंपोजिट फंक्शन के नाम से हमारा जो चैप्टर है, उसमें फटाफट से मैं थोड़ी स्पीड रखूंगा। टाइम अपने पास 30 मिनट है, उसमें मैं मैक्सिमम जितनी ज़्यादा हो सके उतने चैप्टर का मैं रिवीजन आपको करवा पाऊंगा। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं और मैं थोड़ा स्पीड रखते हुए काम करूंगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसमें से कौन कौन सवाल आते हैं जरा देखिए। पहला जो इसका जो सवाल बनता है वो ये FOG या फिर GOF पे डिपेंड सवाल बनता है, इसको देखना है हमें। FOG और GOF याद कीजिए, ये हमें देखना है। इसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है वो किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना। इनवर्स देखने के लिए कि इन्वर्टिबल है या नहीं ये पता करना, और इन्वर्टिबल है तो इनवर्स क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होगा, दूसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा। इसका थर्ड जो पॉइंट है वो हमारे को पढ़ना है बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया जिसे हम बोलते हैं। तो द्विआधारी संक्रिया में साहचर्यता और क्रम विनिमयता ये दोनों चेक करना है। साथ ही यहाँ पर हमें तत्समक अवयव ज्ञात करना है और यहाँ प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। ये हमारे 3 जो मेन पॉइंट रहेंगे वो ये रहेंगे। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, जब इन्वर्टिबल चेक करना है हमें, जब इन्वर्टिबल हम चेक करते हैं तो वहां पर ये भी चेक करते हैं कि वो फंक्शन 1 1 है क्या। 1 1 का मीनिंग समझ गए ना आप, एक की है या नहीं, और ऑन टू है या नहीं। ऑन टू का मीनिंग समझ गए, आच्छादी है या नहीं। तो इतनी बातें आप सीख ले कि फलन आच्छादी या एक की है या नहीं, ये आपको चेक करना आना चाहिए। और FOG GOF आपको पता करना आना चाहिए। ये कैसे होते हैं ये एक्सप्लेन करने का मेरे पास टाइम नहीं, मैं सिर्फ समरी बता रहा हूँ कि चैप्टर में से आप कौन कौन से पॉइंट देखेंगे। और ये हो गया, ये हो गया और ये होगा, ये फर्स्ट चैप्टर की समरी होगी। नेक्स्ट भी चलता हूँ, थोड़ा स्पीड साथ रखेंगे हम। चैप्टर नंबर सेकंड है। यहां पर कोई फिक्स नहीं है कि साहब ये ही आना है, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो मैं बात करना चाहूंगा, पहला जो सवाल आएगा, पहला सवाल सिंपल वे का सवाल आता है। जैसे अपने को पूछ ले कि साहब कोस इनवर्स ब्रैसिस में यहां पर आ गया आपके पास में cos x प्लस या यहां पर π/2 प्लस x, इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। देखिए यहां पर छोटा सवाल आएगा, 1 नंबर वाला सवाल जो हमें 2.1 अभ्यास में मिलेगा, या फिर उसके पहले एग्जाम्पल मिलेंगे, या फिर कुछ स्पेशल सवाल जो लास्ट एग्जामिनेशंस में आए हैं उन सवालों को हमें देखना है। उस तरह का सवाल 1 नंबर का हमारे पास इसमें से आता है। उसके बाद जो दूसरा इसमें सवाल आता है वो सवाल कुछ भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है, वहां पर बाउंडेशन नहीं है। बट मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको इसके लिए मैं श्योर करना चाहूंगा कि ये सवाल आ सकता है। जैसे हमारे पास वैल्यू सवाल ऐसा होता है कि साहब साइन इनवर्स 2/7 है, प्लस यहां पर हमारे पास है साइन इनवर्स 1/6 है, और फिर यहां पर आपको सिद्ध करने के लिए दे दे tan इनवर्स 22/7 से सिद्ध कीजिए। इस तरह के 3 में जो सवाल हैं उस तरह का सवाल आने के चांस ज्यादा होते हैं।
उनको आपको देखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि हम जब सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से सवाल पढ़ें, बहुत बढ़िया सवाल पढ़ें। अभी जो लेटेस्ट जो सवाल जो आ रहे हैं अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, देखिए विविध प्रश्नमाला का जो अपनी मिसलेनियस है उसका सवाल संख्या 16 है, सवाल संख्या 17 है, सवाल संख्या 18 है। बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत बढ़िया वाले सवाल हैं। ऐसे सवाल आने के चांस काफ़ी बनते हैं, इन्हें हमें देखना चाहिए। इसी तरह हम देखें तो 2 पॉइंट जो हमारा अभ्यास है, मैं बात करूंगा 2.1 जो हमारा अभ्यास है उसका सवाल अपन देखना चाहें तो 17 बहुत अच्छा सवाल है, इसको हमें देखना चाहिए। इस तरह के सवाल आते हैं। 17 बहुत बढ़िया सवाल है। 25 भी बहुत शानदार वाला सवाल है। और उसके अलावा हम आगे बात करते हैं इधर, तो छोटे सवाल तो मैंने आप बता दी किस तरह के आते हैं। उसके अलावा अपना एग्जाम्पल पढ़ा है 9th, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। 9th एग्जाम्पल पढ़ा है, उसको हमें देखना चाहिए। सॉरी 7th एग्जाम्पल है, वो भी अच्छा है, उसे हमें देखना चाहिए। और इसके अलावा हम सवाल की बात करें, एक आध और सवाल मेरे दिमाग में जब आ रहा है तो उसकी हम बात करें, जो सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट जो सवाल बनता है उसकी बात करनी चाहिए हमें। तो वो सवाल बनते हैं स्टूडेंट्स, 15th नंबर का डाउट है 2.1 का, उसको भी देखना चाहिए। तो इस तरह के सवाल, और उसके इस तरह के सवाल आते हैं। जो हमारा पड़ा है 2.1 का सवाल संख्या चौथा है और 5वां है। ये सवाल हमें अच्छे सवाल हैं, और एक 7वां सवाल है। तो इस तरह से मैंने 8-10 सवाल आपको इसमें बताएं, उनको हमें गौर से देखना है। यदि ये सवाल आप करने आते हैं तो इस चैप्टर का पूरा सार आपको आएगा। 101% आप सवाल अटेंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें आपको रेंज जरूर होनी चाहिए। इन्वर्स फंक्शन में साइन कोस, टेन कोस, सेक कोस की रेंज कौन कौन सी होती है वो आपको ध्यान में रखनी है, वो मैंने आपको बता रखी है और बुक में लिख रखी है। इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा हम चर्चा अभी नहीं करेंगे, सिर्फ समरी की बात करेंगे। जो थर्ड जो डाउट है उसकी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें से क्या होता है कि उसमें से सिंपल सवाल आता है कि 2 अवयव, यानी 2 अवयवों की समानता के गुणधर्म पर आधारित सवाल आता है। जैसे 2 अवयव बराबर है तो एक अवयव लेफ्ट में है और एक अवयव राइट में है, बीच में इक्वल साइन है, तो दोनों अवयव तभी बराबर होंगे जब उनके संगत अवयव समान होंगे। संगत अवयव की बात करें तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि A11 इधर वाले A11 के बराबर होना चाहिए, A12 के A21 के A22 A22 के बराबर होना चाहिए, तभी वो अवयव समान हो सकते हैं। तो आप तुलना करेंगे तो वहाँ पर XY Z के हमें वेरिएबल्स की मान पूछेगा, वो आप मान वहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा हमें पूछ ले साहब 3A + 4B, इस तरह का सवाल पूछ ले, इसका मान बताओ, या फिर AB हमें पता करके बताओ, या फिर यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डाउट बनता है वहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जैसा सवाल आया हुआ है उसकी हम यदि बात करें तो बहुत ही सिंपल वे में सवाल आएगा कि हमें दिया हुआ होगा कि 1 2 × 2 का अवयव बनाइए, जिसमें प्रत्येक अवयव AIJ बराबर 2I + 5J/3 से प्रत्येक अवयव निरूपित होता है। तो वहाँ पर I J के मान रखेंगे, पहले I और J का मान 1 रखेंगे, फिर I का मान 1 और J का मान 2 रखेंगे, फिर I का मान 2 और J का मान 1 रखेंगे, फिर I का मान 2 और J का मान भी 2 रखेंगे। इस तरह से हम चारों अवयव निकालेंगे, उनको अपन एक मतलब बड़े क्वेश्चन में लिखेंगे तो वो एक अवयव प्राप्त हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 2 अवयवों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, इन पर आधारित ही मतलब इन सवाल जो हमारा बनता है वो हमें देखना चाहिए। 3.2 में यदि हम बात करें तो सवाल संख्या जो 7 है वो अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। 6 और 7, 7वां ज़्यादा अच्छा है, 6वां भी ठीक सवाल है, 7वां बहुत ही अच्छा सवाल है। हमें ऐसा सवाल देखना चाहिए, सवाल हमें आना चाहिए। और उसके बाद हम बात करें जो 12th नंबर का डाउट है, जो अभ्यास है हमारी 3.2 का, वो भी बहुत बढ़िया सवाल है। सिंपल सवालों में आए तो जो फर्स्ट सेकंड सवाल है इसका वो भी अच्छे सवाल है, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। फिर आगे मैं बात करूं तो हमारे पास इसका 3.2 का 13वां सवाल है, वो सवाल भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा सवाल वो हमें देखना है। और इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा, तो बात करें हम सवाल संख्या एक बार 11वां देख लेना आपको, सममित और विषम सममित अवयव के रूप में किसी अवयव को रखना। किसी अवयव को सममित और विषम सममित बनाने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूं, बहुत सिंपल सा काम करना है। एक बार दोनों जोड़ना है और उसका आधा करना है, एक बार दोनों घटाना है, आधा करना है, और जो मान है उन दोनों को वापस जोड़ देना। समझ गए? 2 अवयव हैं, एक अवयव आपके पास में, दोनों एक अवयव हैं, तो मान लो अवयव A है तो उसका आप ट्रांसपोज ले लें। आप अवयव है और उसके ट्रांसपोज को एक बार जोड़ेंगे और जोड़कर आधा करेंगे। ये ट्रांसपोज है, जोड़कर आधा करेंगे। एक बार अवयव है और उसके ट्रांसपोज को घटाकर आधा करेंगे,
और इनका जो मान आएगा वो सदैव उस अवयव ए के बराबर आएगा। इसे कहते हैं एक अवयव को सममित, ये तो होता है सममित सिमेट्रिक, और ये होता है विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में हम लिख सकते हैं। ये हमारा टॉपिक हुआ। और उसके अलावा हम यदि सवाल की बात करें तो सारे सवाल वैसे ठीक है, बट 14 नंबर का डाउट मिसलेनियस का, थर्ड मिसलेनियस का 14वां सवाल आप देखें। और उसके अलावा 21 बस ओके। और 23 और 21 हम सेम ही है, इन दोनों में से किसी एक को देखें, अच्छा सवाल है। तो ये मैंने आपको 5-6 सवाल इसमें बताएं, उनको अपन गौर से देखें। ये नहीं, ये भी ध्यान रखना कि ये नहीं कि सर ने 5-6 सवाल बताएं तो उन 5-6 सवाल के अलावा कुछ पढ़ना है नहीं। मैं तो कह रहा हूँ सब कुछ पढ़ना है, मैं जो बता रहा हूँ उन पर डिपेंड आपको बिल्कुल नहीं रहना है। मैं आपको एक समरी का मीनिंग समझना चाहिए आपको, कि जैसे मान लो मैं आपको 10 सवाल के चैप्टर में से टिक करवा रहा हूँ या 10 सवाल के बारे में कह रहा हूँ, तो वो 10 सवाल यदि आप ढंग से निकालते हो तो उस पूरे चैप्टर का एक बार सार आपके दिमाग में आ जाता है। यानी पूरा चैप्टर, पूरे सवाल निकालने की जरूरत नहीं, इन सवालों को निकालने से आपको एक बार पूरे चैप्टर की समरी दिमाग में घुस जाती है कि इस चैप्टर में क्या था क्या, तो वो आपको पता लग जाता है। इसलिए मैं आपको समरी बता रहा हूँ। जो मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब एक पर्टिकुलर सवाल पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, और रहते भी नहीं है वो स्टूडेंट्स। वो तो एक लास्ट टाइम इन जो सवाल मैं कह रहा हूँ उनको विशेष रूप से देखना है, ताकि इनमें से यदि कोई आता है तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिले। मैं बात करूँगा हमारे चौथे अध्याय में जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ा है, पेज नंबर 70 पे। बहुत अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, इसको देखना चाहिए। और 4.1 में सिंपल सवाल आता है कि एक का मान बताओ या एक का मान बताओ। जैसे पहला सवाल पढ़ा उसमें, जब 4.1 के पहले सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा जो भी सवाल है उसमें क्या होता है कि सारणी का मान ज्ञात करना है। चाहे R1 के अलोंग में एक्सपेंड करो, चाहे C1 के अलोंग में एक्सपेंड करो, जिसके भी अलोंग में एक्सपेंड करना है आपको मान निकालना है। यहाँ पर अननोन वेरिएबल K है, A है, X है, Y है, उनके मान ज्ञात करना आएंगे। इस तरह का सवाल जो एक्यूरेट होता है उसको आप देखें। पर इसमें से चौथे अध्याय में से जो सवाल आता है वो 4.2 में से ही आता है, इसलिए उसको आपको फोकस करना है। वहाँ तो मैंने आपको मान ज्ञात करने की बात कही थी 4.1 में, तो पर इसमें जो सवाल आता है वो 4.2 में से ही आता है स्टूडेंट्स, तो इसको स्पेशल देखें। यहाँ पर सिद्ध करने वाला सवाल 101% आएगा। मुश्किल से यहाँ पर 7 या 8 सवाल सेलेक्टेड है, उनमें से एक सवाल पक्का आएगा, श्योर आएगा, डेफिनेट आएगा, उसको आप देखना है। तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में सवाल की ओर ले चलता हूँ, बहुत ही अच्छी थीम के साथ हम पढ़ें। तो एग्जाम्पल 13 है, उसको बढ़िया से देखना है। एग्जाम्पल 13 है, एग्जाम्पल 15 है। चैप्टर नंबर 4 का एग्जाम्पल 13, 15 की बात हो गई है। 16 अच्छा 16 भी बहुत शानदार है। तो 3 मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताई है। उसके बाद हम यदि बात करें, यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारा 18। मैं एग्जाम्पल की ज़्यादा बात इसलिए कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की, जो पेपर बनता है वो NCERT पैटर्न पे ज़्यादा डिपेंड होता है। हमारे RBCA में क्या होता है कि जो NCERT में जितने भी अच्छे सवाल थे उनको एग्जाम्पल के तौर पे डाला गया है, इसलिए मैं एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। और वास्तव में आप देखेंगे एग्जाम्पल तो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। फिर अपन यदि बात करें आगे बढ़ के सवालों की, तो हमारा जो एग्जाम्पल 20 है वो भी बहुत शानदार एग्जाम्पल है। तो मैंने अभी आपको 5 एग्जाम्पल बता दिए। अब सवाल की यदि मैं बात करता हूँ तो अच्छे सवाल हैं, और उनमें अच्छे सवालों में से कौन से सवाल बहुत ही बढ़िया और ज़्यादा वेटेज वाले हैं। एक तो मैं आपको 4.2 का एक सवाल बताना चाहूँगा, सवाल संख्या 9 है, वो आप देख लें। ये हो गया हमारे पास में, मैंने 6 सवाल बताए, मैं काउंट कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपको 20 सवाल लगवा रहा हूँ। और उसके बाद हम यदि सवाल देखना चाहें तो अच्छे सवालों में यदि बात करें हम, तो आप करें 16-17 अच्छे सवाल दोनों को देखें। और 22 और 24, ये मैंने आपको 9 सवाल बताए, इनको आप बड़े गौर से देखें, अच्छे सवाल हैं। 101% मैं श्योर हूँ कि इन्हीं जो मैंने 8-9 सवाल बताए उनमें से आएंगे। बट आप पूरा चैप्टर आपको देखना है, और ये सवाल यदि आप करने आते हैं तो आप पूरे चैप्टर को भी कर सकते हैं। पर हमेशा क्या होता है कि जो कुछ बताया था उसी पर डिपेंड नहीं रहना कि साहब इसके अलावा कुछ मैं पढ़ूंगा या नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या हो सकता है कि कुछ भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि उसके मूड पर, कि जिस समय पेपर सेट हो रहा है उस समय उसका मूड क्या कह रहा है और किस तरह के वो सवाल लेना चाहता है, वो पेपर सेटर पर डिपेंड करता है। और चैप्टर 5 की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या है कि एक तो क्रैमर विधि, एक तो क्या ध्यान में रखनी है आपको, क्रैमर विधि ध्यान में रखनी है, और एक अवयव विधि द्वारा दिए गए समीकरण निकाय को हल करना, वो दोनों विधि आपको आनी चाहिए।
यहाँ पर अपने पास में क्रेमर है वो उसमें तो बहुत ही शानदार है। वहाँ पर अपने को तीन अपने को डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं, सारणी बनानी है, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, इस तरह से आपको सारणी बनानी है। और 2018 में बहुत ही शानदार सवाल आया था, क्रेमर से आया था, पर उसमें 2 वेरिएबल वाले सवाल था, यानी 2 अज्ञात राशियां x और y थी। तो वहाँ पर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 से काम हो गया था कि डेल्टा 1 में डेल्टा का भाग देंगे तो x का वैल्यू आएगा, डेल्टा 2 में डेल्टा का भाग देंगे तो y का वैल्यू आएगा, यदि 3 है तो डेल्टा 3 में डेल्टा का भाग देंगे तो z का वैल्यू आएगा। तो वो क्रेमर विधि अच्छी तरह से देख लें, बढ़िया से तैयार कर लें। साथ में आपको अवयव विधि भी आनी चाहिए। अवयव विधि में क्या करते हैं कि पहले x y z के गुणांक लेकर a बनाते हैं, बराबर में कांस्टेंट होते हैं उनको लेकर b बनाते हैं, और जो अज्ञात राशि x y z है उनको लेकर हम क्या कैपिटल Z वेरिएबल वो अवयव बनाते हैं। फिर हमने जो a बनाया उसके हम पहले मान निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, उसका मान निकालेंगे, फिर उसके सहखंड ज्ञात करेंगे, सहखंडों का अवयव बनाएंगे, सहखंडों के अवयवों का ट्रांसपोज करेंगे तो सहखंडज बनेगा, और सहखंडज में उस अवयव के मान का भाग लगा देंगे तो इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। और हमारे पास समीकरण होता है एक्चुअल स्टूडेंट इस तरह होता है, ax बराबर b होता है। आप क्या करेंगे, आप x का वैल्यू पता करेंगे तो a इनवर्स और b लिखेंगे। इसको इस समीकरण की सहायता से आप क्या करेंगे कि x y z के मान ज्ञात करेंगे, यानी 5वां अध्याय अवयव विधि और क्रेमर विधि आपको तैयार करनी है। आगे चलता हूं, चैप्टर नंबर 6 में स्टूडेंट्स क्या है कि बहुत सिंपल सा काम है, 2 नंबर का एक ही सवाल आएगा। 12वां सवाल जो अपना पेपर का आएगा, पेपर का 12वां सवाल आएगा वो 6वें चैप्टर से आएगा। उसमें आपको करना क्या है, बहुत सिंपल काम सुन लो कि या तो अपने पास सिंपल वे में संतत कंटिन्यूटी चेक करना आएगा कि x बराबर 2 पर दिया गया फलन संतत है, जांच कीजिए, और या फिर आपको अननोन वेरिएबल आएंगे कि m और n का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिया गया फलन अवकलनीय है। अब अवकलनीय है तो संतत तो पहले से ही है। जब आपके पास अननोन वेरिएबल 2 हो, जैसे m और n का मान ज्ञात कीजिए, 2 अननोन वेरिएबल हैं, m और n आ जाए, a और b आ जाए, 2 अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करना हो तो आपके पास 2 समीकरण होने चाहिए। तो पहले आप कंटिन्यूटी लगाएंगे, सातत्यता लगाएंगे, संतत है ये गुणधर्म काम में लेंगे, यानी LHL बराबर RHL यूज करेंगे, और LHL बराबर RHL लिखने पर समीकरण 1 बन जाएगा। फिर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, अवकलनीयता चेक करेंगे, और अवकलनीयता जब आप चेक करेंगे स्टूडेंट्स तो उस समय क्या होगा कि वहां फिर आपके पास में क्या होगा, LSD इक्वल RSD आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव रखेंगे तो फिर एक समीकरण बन जाएगा, 2 समीकरण बन जाएंगे, और दोनों समीकरणों से आप 2 अननोन वेरिएबल जो अज्ञात राशि उनका मान ज्ञात कर लेंगे। तो इस जो 6वें अध्याय में से सवाल, एक तो सिंपल वे के सवाल देखने जहां पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, और एक आपके पास में जो अननोन वेरिएबल है, किसी में लेमड़ा का मान ज्ञात करना है, किसी में के का मान ज्ञात करना है, किसी में mn का मान ज्ञात करना है, किसी में ab का मान ज्ञात करना है, और एक उदाहरण पढ़ा होगा, एक सवाल पढ़ा होगा जहां पर a और b के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, ये सवाल भी इसी चैप्टर का है। तो इस तरह के जो 4-5 सवाल अच्छे से उनको देखना है और थीम समझनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ये बात होगी हमारे चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो मैं 100% आपको ये श्योर कर रहा हूँ कि 99% जो सवाल आएगा वो 7.4 और 7.5 और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है उनमें से ही आएगा। ज़्यादा चांस इन दोनों में से भी ज़्यादा चांस बनते हैं 7.5 के बनते हैं। 7.5 का प्रत्येक सवाल और प्रत्येक एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, 100% आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चांस जो बनते हैं, जो हमारा पेपर का जो सवाल आता है 26वां नंबर का जो सवाल आता है डिफरेंशिएबिलिटी का, वो सवाल इसी का ही आता है, 7.5 का ही अक्सर आता है। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा 7.5 के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, पर मैं आपको समरी के रूप में बता रहा हूँ कि आपको कैसे एक बार चैप्टर को रिवाइज करना है। उसके लिए क्या करेंगे, आप 7.5 को ज़्यादा वेटेज देकर देखेंगे, उसके बाद 7.4 और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, यानी 7.4 और 7.5 में से सवाल आने के पूरे चांस है। तो इनको आप ढंग से देखेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तैयार करेंगे। आगे मैं इसके बाद बात करता हूँ चैप्टर नंबर 8 की। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 में से 2 सवाल आते हैं, 3-3 नंबर के 2 सवाल आते हैं। तो पहला सवाल कौन सा आ सकता है और किस तरह से आप उसको हल करेंगे वो देखिए। हमारी समरी चल रही है पूरे जो चैप्टर्स हैं उनकी। तो देखिए हम 8वें सवाल की बात करें, 8वें चैप्टर की बात करें, चैप्टर हमारा 8 है। तो उसमें देखिए क्या है कि एक तो हमारे पास 8.1 है जहां पर रेट ऑफ चेंज, दर ज्ञात करनी, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड सवाल आएगा 3 नंबर का, जो मैं पहला सवाल बता रहा हूँ। 8वें अध्याय में से 2 सवाल आते हैं, मैं पहले नंबर के सवाल की बात करता हूँ, वो तो या तो आएगा 8.1 में से आता है, और या फिर आता है 8.3 जो अपने पास में है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट
और नॉर्मल पे डिपेंड हमारा सवाल है। मैं कह रहा हूं कि स्पर्श रेखा, अभिलंब, स्पर्श रेखा समीकरण, अभिलंब का समीकरण, स्पर्श रेखा की ढाल, अभिलंब की ढाल, इस तरह के सवालों पे डिपेंड जो सवाल आएगा उन दोनों में से या तो ये आएगा, ये नहीं आएगा तो ये आएगा। एक सवाल की बात हो गई है कि कौन सा आएगा, कैसे आता है। ये तो 8 तो बहुत सिंपल है। आपके पास में ज्यादातर घन है, घन पे डिपेंडेंट, घन के आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, घन की भुजा में परिवर्तन कितना हुआ, उसके वक्र पृष्ठ स्तर कितना हुआ, ऐसे अपने पास में जो स्पीयर है, अपना गोला है, उस गोले पे डिपेंडेंट सवाल, इस तरह का सवाल इसमें से कुछ ज्यादा होते हैं। यहाँ पर ये भी है, CD वाला सवाल भी ठीक सवाल है, बट मैं यहाँ पर आपको बाउंड नहीं करूंगा कि कौन सा सवाल आएगा, बट रेट ऑफ चेंज में से सवाल आएगा या फिर आएगा अपने पास में 8.3 स्लोप का सवाल आएगा। स्लोप वाले में बहुत ही सिंपल सा काम है। यदि आपको सवाल नहीं आ रहा तो मैं बोलूँ इतना काम कर दोगे तो भी आपको हाफ मार्क्स यानी 1.5 तो मिल ही जाएगा। कैसे करना है कि जब आपको स्लोप वाला मतलब जब स्पर्श रेखा से रिलेटेड, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि अपने को क्या देखना है कि जब स्पर्श रेखा, अभिलंब यानी टेंजेंट या नॉर्मल संबंधी जब भी सवाल आता है स्टूडेंट, आपको वक्र मिलेगा, वक्र का पहली दफा अवकलन करना है, याद रखिए। और पहली दफा अवकलन करने पर जो dy/dx बनता है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो बनता है, वो हमेशा उस वक्र की प्रत्येक स्पर्श रेखा की ढाल को निरूपित करता है। इतना ध्यान रखना, dy/dx बनता है वो उस वक्र की प्रत्येक स्पर्श रेखा की ढाल को निरूपित करेगा। सर प्रत्येक स्पर्श रेखा की ढाल को निरूपित कैसे करेगा? क्योंकि dy/dx उस वक्र की ईच टेंजेंट की स्लोप को डिनोट करता है। आपको जिस पॉइंट से जाने वाली स्लोप की टेंजेंट की स्लोप चाहिए, तो उस पॉइंट से जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, वो उठाकर उस प्रथम अवकलज में रख देना, तो उस बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा की ढाल मालूम हो जाएगी। तो वहां पर क्या होगा, इतना काम आप कर दोगे, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सुनिए, इस जो अपना 8.3 है उसमें या तो आपको डायरेक्टली स्लोप देगा कि उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी ढाल 2 है, -2 है, 1/2 है, या तो ऐसे देगा, या फिर देगा कि उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के समांतर है। यदि x अक्ष के समांतर है तो ढाल उसकी स्लोप उसकी 0 हो गई, यानी dy/dx बराबर 0 रख देना, x का मान निकालना है। और ऐसा भी कर सकता है कि उस स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो y x समांतर है। अब स्टूडेंट y x समांतर हो तो वहां पर बराबर में इनफाइनाइट नहीं लिखना है, इनफाइनाइट अनंत नहीं लिखना है, अनंत लिखने से सवाल आगे नहीं चलेगा। तो आप क्या करेंगे कि -1/dy/dx बराबर 0 लिख देना और वहां उसको आगे सोल्व करना। x का उत्तर आता है या y का उत्तर आता है, x का उत्तर आया तो x का उत्तर वक्र में ले जाकर रखना, y का उत्तर आएगा और एक अक्ष और एक y के उत्तर से एक बिंदु बन जाता है, एक बिंदु प्राप्त हो जाता है। तो आपको वो बिंदु प्राप्त हो जाएगा जहां से गुजरने वाली स्पर्श रेखा के बारे में आपसे सवाल में चर्चा की जा रही है। या फिर यहां पर ये कह दे कि दी गई रेखा के समांतर जाने वाले रेखा का स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, या दी गई रेखा के लंबवत जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस तरह के बहुत से सवाल बनते हैं, पर मैं आपको कहूंगा कि या तो यहां पर स्पर्श रेखा या अभिलंब की ढाल देगा या उनका ढाल का हिंट जरूर देगा। तो आप पहली दफा अवकलन करना और जो हिंट दिया उसके अकॉर्डिंग आप ढाल कैलकुलेट करके dy/dx के बराबर रखना। ऐसा करने पर आप समीकरण बनेगा, उसे हल करेंगे, x का उत्तर आएगा और उस x के उत्तर को वक्र में रखेंगे तो y का उत्तर आएगा। एक y के और एक x के मान से एक बिंदु बन जाएगा और बिंदु बनने के बाद आप स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण आराम से ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट चाहे अभिलंब का समीकरण हो चाहे स्पर्श रेखा का समीकरण हो, समीकरण एक ही तरह से लिखा जाता है। किसी भी सरल रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y माइनस y नोट इज इक्वल m ब्रेसिस x माइनस x नोट। तो देखिए यहां पर x नोट और y नोट तो उस बिंदु के निर्देशांक है जहां से स्पर्श रेखा गुजर रही है। x नोट और y नोट उस बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ये आपको पता है अच्छी तरह से, उस बिंदु के निर्देशांक हैं जहां से स्पर्श रेखा या विलंब, स्पर्श रेखा या फिर अभिलंब गुजरता है। ठीक है साहब, और m उसकी होगी स्लोप। x और y के मान आपको रखने नहीं है, m होगी स्लोप, x0 x नोट और y नोट उस बिंदु के निर्देशांक होते हैं जहां से स्पर्श रेखा या विलंब गुजर रहा है।
स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करते वक्त x नोट और y नोट नहीं बदलते स्टूडेंट्स, केवल आप स्लोप चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके सवाल में किसी भी स्पर्श रेखा की ढाल 5 है, किसकी ढाल? स्पर्श रेखा की ढाल 5 है, तो स्टूडेंट आप अभिलंब की ढाल निकालेंगे, तब क्या करेंगे? स्पर्श रेखा वाली ढाल का माइनस रेसिप्रोकल माइनस व्युत्क्रम कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस व्युत्क्रम। स्पर्श रेखा की ढाल का माइनस व्युत्क्रम करने पर अभिलंब की ढाल आ जाती है, और अभिलंब की ढाल का माइनस व्युत्क्रम करने पर स्पर्श रेखा की ढाल आ जाती है। यदि आपके पास स्पर्श रेखा की ढाल 5 है तो अभिलंब की ढाल -1/5 हो जाएगी। यदि इसकी ढाल 2/3 है तो इसकी ढाल -3/2 हो जाएगी। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात, दोनों के समीकरण ज्ञात करने के लिए कहे तो वहां पर कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ ढाल बदलेगी। जो स्पर्श रेखा में ढाल रखी थी उसका माइनस रेसिप्रोकल करके लिख देना, अभिलंब की ढाल हो जाएगी और समीकरण आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट मैंने कहा था 8वें चैप्टर में से 2 सवाल आते हैं 3-3 नंबर के। पहले नंबर का सवाल या तो 8.1 में से आएगा या फिर सवाल आएगा 8.3 में से। तो दोनों के बारे में मैंने आपको हिंट शॉर्टली दिया है, मैं बहुत विस्तार से यहाँ नहीं बता सकता, सिर्फ समरी के बारे में बात करूंगा आपसे। आगे बढ़ता हूं मैं। दूसरे नंबर का सवाल जो आएगा वो क्या आएगा उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। 8वें चैप्टर में थोड़ा कंफ्यूजन, जो आप बचा हुआ पार्ट है उसमें कंफ्यूजन है कि x का वैल्यू f(x) में रखें या f' में रखें या डबल डेरिवेटिव में रखें, कहां रखें। यहां पर इन तीनों चारों बातों का मैं आपको बिल्कुल यहां पर सेपरेशन करता हूं, ढंग से सुनिएगा। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर दूसरा जो सवाल बनता है 3 नंबर का, मार्क्स है ये 3 मार्क्स का जो हमारे पास आएगा डाउट चैप्टर नंबर 8 में से, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो पहला आ सकता है हमारे पास में निरंतर वर्धमान या फिर निरंतर राशमान पे आधारित। इसमें क्या होगा कि हमें देगा कि पहले से अंतराल दिया जाए और पूछे इसमें वर्धमान है इसमें राशमान है, ऐसा सवाल आने के चांस कम है। जबकि सवाल कौन से आने के चांस है कि आपको कहेगा कि इस वक्र के लिए वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है या निरंतर राशमान है। ध्यान दीजिए, जब आप अंतराल ज्ञात करते हैं तो वहां पर केवल वर्धमान और केवल राशमान कभी नहीं होगा, वहां पर निरंतर वर्धमान और निरंतर राशमान ही होगा। इस बात को भी ध्यान रखें, लिखते वक्त इस बात को गौर से देखें। क्या करना है, आपको कोई भी फलन मिलता है f', सुन लीजिए, थीम बताऊंगा मैं, सवाल नहीं बताऊंगा। f' कोई भी फलन आपको मिलता है और आपको ये कहेगी वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है या फिर निरंतर राशमान है। तो उसके लिए फलन का आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, लिया था। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, रखा, और x के मान ज्ञात करेंगे। सुन लीजिए मेरे सारे सिंबल्स, x के मान ज्ञात करेंगे। x का मान आपके पास मान लो आया -1 और 3 आया। सुन लीजिए, -1 और 3 आया, तो आप कहेंगे कि x बराबर -1 तथा 3 वास्तविक संख्या रेखा को 3 असंयुक्त अंतराल लो, तो वो होंगे -∞ से -1 और -1 से 3 और 3 से +∞। सुन ले आराम से। अतः x बराबर -1 और x बराबर 3 वास्तविक संख्या रेखा को -∞ से -1, -1 से +3 और +3 से +∞ में विभाजित करता है। असंयुक्त वर्ड इसलिए बोला है कि यहाँ पर छोटा कोष्टक है, न -1 रखा जाएगा, न -1 और +3 रखा जाएगा, न +3 रखा जाएगा, और इनफाइनाइट तो रखना ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट, व्हाट इज इनफाइनाइट, वी डोंट नो, इसलिए इनफाइनाइट का तो काम ही नहीं है। तो इसलिए संयुक्त नहीं है, ये दोनों जुड़े हुए नहीं है। इसमें रखना है -1 से पहले, इसमें रखना है -1 से ऊपर, -1 यहाँ पर दीवार बन गया, इसलिए असंयुक्त है, दोनों कनेक्ट नहीं है, इसलिए इनको असंयुक्त बोलते हैं। अब कौन से में वर्धमान है कौन से में राशमान है, इसका बहुत छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। बहुत छोटा सा काम, आपको डायरेक्टली देखना आता है फंक्शन के हिसाब से तो आप देख सकते हैं, वरना बहुत सिंपल सा आपको तरीका बताता हूं। इसमें से कोई वैल्यू उठाना, जैसे मान लो मैंने -2 उठा लिया
और एफ डेस में रखना है। याद रखना यहाँ पर निरंतर वर्धमान निरंतर राशमान चेक करने के लिए एक्स का मान प्रथम अवकलज में ही रखा जाता है, इस बात को याद रखिए। और एफ डेस में मैंने इसके बीच में से एक मान उठा के रखा और देखा, इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने में जो मान आया वो प्लस का आया, तो कह देना साहब इस अंतराल में दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है। यदि माइनस का आया तो निरंतर राशमान है। इसी तरह सब में से एक एक कम से कम एक एक मान रखकर आपको देखना है और कहना है यदि वो प्लस का आए, इस अंतराल में से कोई मान रखा, जैसे मान लो आपने प्लस का 2 रखा, प्लस का 1 रखा और पूरे एफ डेस में रखना है, एफ डेस को कैलकुलेट किया और उसका मान पॉजिटिव आया, प्लस आया, धनात्मक आया, तो कह देना निरंतर वर्धमान है, माइनस में आया तो निरंतर राशमान है। ये बात हुई हमारी निरंतर वर्धमान निरंतर राशमान की। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट, देखो इसको मिटाऊंगा मैं जगह कम इसलिए, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। दूसरा हमारा इसका जो पॉइंट आता है वो उच्चतम और निम्नतम, उच्चतम मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहा हूं सिर्फ। यहां पर देखो स्टूडेंट, यदि हमारा जो पेपर है उसमें सवाल हार्ड आता है, थोड़ा लेंथी पेपर आता है, तब तो जो उच्चतम और निम्नतम का जो सवाल आएगा, मैक्सिमा और मिनिमा का सवाल आएगा, वो 8.6 या 8 विविध में से आएगा, क्योंकि वहां पर भाषा के सवाल हैं, पहले आपको फलन बनाना है, फिर उसका मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है। बट यदि सवाल थोड़ा ईजी आएगा, पेपर थोड़ा लेंथी कम आएगा, तो जो मैक्सिमा और मिनिमा का सवाल आता है वो 8.5 में से आपके पास में आएगा। वो कैसा आएगा वो सुनिए आप आराम से। वो आप क्या करेंगे कि फंक्शन आपको मिला है या आपने बनाया है, यदि भाषा का सवाल है तो बनाना पड़ेगा, और भाषा का नहीं है तो आपको फंक्शन पहले से मिलेगा, एफ एक्स आपको मिलेगा। आप एफ एक्स का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले, एफ डेस आपने लिया, ओके, उसको 0 के बराबर रखा और एक्स के आप मान निकालेंगे, 1 2 जो भी है मान निकाल कर लिए। फिर आप इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, एफ डबल डेस ज्ञात करेंगे और जो एक्स के मान आपने निकालने हैं वो डबल डेरिवेटिव रखेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। यदि मान किसका आया, यदि मान माइनस का आया, यानी जो वैल्यू आई वो 0 से छोटी होगी। यदि आपके पास में क्या करेंगे, फंक्शन होगा, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव 0 के बराबर रखेंगे, एक्स का मान निकालेंगे और वो एक्स के मान फिर डबल डेरिवेटिव रखेंगे, यानी उसी फलन का दोबारा अवकलन करेंगे और दोबारा अवकलन करने पर जो आता है उसमें एक्स के मान रखेंगे। एक्स के मान मान लो आपके पास 2 है, पहले को रखा तब तो मान नेगेटिव आया, यानी 0 से छोटा है। 0 से छोटा है तो उच्चतम होगा, याद रखना, याद रख ले इसको, 0 छोटा है तो उच्चतम है, 0 से बड़ा है तो निम्नतम है। ये तो होगी उच्चतम और निम्नतम की बात। फिर बात करें इसी से रिलेटेड तीसरा पॉइंट आता है निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम। निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम, दिख रहा होगा आपको इतना। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हमेशा आपको फंक्शन जो मिलेगा उसके सामने एक बड़ा कोष्ठक मिलेगा, फंक्शन के सामने बड़ा कोष्ठक जिस भी सवाल में मिले, इट मींस निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम की बात कर रहा है। तब क्या करेंगे, तब देखना कि आप फलन का पहली दफा अवकलन करेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, जो एक्स के मान इस कोष्ठक के बीच में से आए हैं वो आपके काम के, जो इस कोष्ठक के बाहर आए वो आपके काम के नहीं। मान लीजिए कि यहां पर एक एक्स का उत्तर आया 3π/4, यानी वो इसके बीच का है। आपके पास एक्स के 3 मान हो गए, 0 हो गया, 3π/4 हो गया और पाई हो गया। समझ ले आराम से। निरपेक्ष उच्चतम एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं। उसमें क्या होता है कि सवाल के आगे बड़ा कोष्ठक होता है, आप फलन का पहली दफा अवकलन करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, जो एक्स का मान इस कोष्ठक के अंदर से आया वो आपके काम का है, जो इसके बाहर से आया वो आपके काम का नहीं है। जो मान एक्स का इस कोष्ठक के अंदर से आया है वो चाहे 1 है 2 है 3 है कितने भी है वो, और प्लस 2 मान आपको दिए हुए होते हैं, टोटल मान ये सारे हो गए। मान लो इसके बीच में से 3 आए, 2 आपको दे रखे, 5 मान हो गए। पांचों मान उठा के एफ एक्स में रखेंगे। याद रखना निरपेक्ष में मान फलन में रखते हैं, निरंतर वर्धमान निरंतर राशमान में जो एक्स का मान रखते हैं वो प्रथम अवकलज में रखते हैं, और उच्चतम और निम्नतम में जो एक्स का मान रखते हैं वो डबल डेरिवेटिव। वापस क्लियर कर लें, उच्चतम निम्नतम में एक्स का मान डबल डेरिवेटिव में, निरंतर वर्धमान निरंतर राशमान में एक्स का मान प्रथम अवकलज में, और निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम में एक्स का मान हम सीधे फलन में रखते हैं। समझ में आ गई।
तो आप ये तीनों मान उठाकर सीधे f(x) में रखेंगे, तीनों के हल निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और जिस बिंदु पर मान सबसे ज्यादा आया वो निरपेक्ष उच्चतम है, वो निरपेक्ष उच्चतम बिंदु है, और वो मान निरपेक्ष उच्चतम मान है। और जिस बिंदु पर मान सबसे कम आया वो बिंदु निरपेक्ष निम्नतम बिंदु है, और वो मान निरपेक्ष निम्नतम मान कहलाएगा। स्टूडेंट, इस प्रकार मैंने 1 से लेकर 8 तक के चैप्टर की समरी आपके सामने रखी है। टाइम कम था इसलिए स्पीड मेरी ज़्यादा थी। ढंग से सुने, ढंग से देखें, इसी तरह हल करें, और इस तरह से आप 1 से 8 तक के चैप्टर की अच्छी तरह से समरी के आधार पर तैयारी कर सकते हैं। आगे कल मैं नेक्स्ट जो बचे हुए चैप्टर उनकी समरी बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।